सुंदर नगर में चंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसके 4 बेटे थे और वो भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। चंद्र की पत्नी का देहांत हो चुका था। चारों बेटे और चंद्र राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे। राजा उन्हें प्रतिदिन उनकी मेहनत के बदले में केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं अपना भोजन बनाते। इतने कम अनाज में उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए इतने कम खाने में वो हमेशा भूखे ही रह जाया करते। कई बार चंद्र के मन में राजा की नौकरी त्याग देने का विचार भी आया, परंतु वे ये सोचकर कि अगर उसने नौकरी त्याग कर किसी दूसरे नगर में जाकर नौकरी की तो राजा उसे अवश्य ही तलाश करवा के पूरे परिवार सहित मौत के घाट उतार देगा। एक दिन चंद्र भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग सुलगा रहा था कि तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने आकर उसे समझाया, चंदन, तुम्हारे 4-5 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा जलाते रहते हो। अपने बेटे की तुम शादी क्यों नहीं कर देते? एक बहू घर में आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों के लिए खाना तो बना ही देगी और तुम्हें चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा। उस औरत को शायद ये नहीं मालूम था कि चंद्र के बड़े बेटे नंद किशोर की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी। चंद्र ने उस औरत से कहा, चाची, नंद किशोर की शादी हुई तो 2 साल बीत चुके हैं, मगर अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी और फिर से चूल्हा जलाने लगा। औरत ने पूछा, क्या हुआ चंद्र, मुझे भी तो बता। उस औरत की उत्सुकता देखकर चंद्र मुंह बनाकर बोला, उसकी बहू अपने मायके के घर में ही है। औरत बोली, तूने उसको वहाँ पर क्यों भेज रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं है कि वो उसे वहाँ से ले आए? बुजुर्ग औरत ने चंद्र को सुझाव दिया तो चंद्र बोला, चाची, तू तो जानती है कि हमारे घर में चारपाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ भी सके, और फिर नंद किशोर के पास ऐसे वस्त्र भी नहीं हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। चाची बोली, वाह रे चंद, बस इतनी सी बात, मैं तो समझी थी कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। मैं दूंगी नंद किशोर को उसके ससुराल जाने के वस्त्र, उसको ससुराल भेजने का सारा प्रबंध मैं करूंगी। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस उसके जाने की तैयारी करो। ये कहकर बुजुर्ग औरत अपने घर चली गई। चंद्र की समझ में उस औरत की बात आ चुकी थी। उसने अपने बेटे नंद किशोर को अच्छे कपड़े दिलाकर ससुराल जाने को कहा। नंद किशोर ससुराल पहुंचा। उसकी खूब खातिरदारी हुई और 3 दिन वहां पर रहने के बाद नंद किशोर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस चल दिया। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उनके घर में कोई चारपाई तो है नहीं जहां अपनी पत्नी को बिठा सके, तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी पत्नी को सीधा बुजुर्ग चाची के यहाँ पहुंचा दिया। जब वह अपने घर खाली हाथ वापस आया तो उसके पिता चंद्र ने उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया। बेटे ने सब कुछ अपने पिता को बता दिया और फिर वे लोग राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए चले गए। बुजुर्ग चाची ने नंद किशोर की पत्नी की खूब खातिरदारी की, फिर कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा आती हूँ। उसकी बात सुनकर नए नवेली बहू को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, क्या ये उसका घर नहीं है? और फिर उसने हिचकिचाते हुए चाची से पूछा, क्यों, क्या यह मेरा घर नहीं है? चाची ने उसे सब कुछ सच बता दिया और फिर उसके घर उसे पहुंचा आई। अपने पति के घर पहुंचकर बहू ने देखा तो उसे बहुत ही बुरा लगा। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए थे। चूल्हे की राख बिखरी पड़ी थी। एक कोने में पुरानी सी चारपाई रखी हुई थी। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर पुरानी सी थाली ही पड़ी थी। वस्त्रों को देखा तो धूल जमी हुई थी और वे सभी वस्त्र भी बहुत ही पुराने और मैले थे। अपने ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सोचने लगी कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म में दे रहा है। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया, आंगन में फैली राख की सफाई की, जगह जगह बने चूल्हे खत्म करके उसने एक चूल्हा तैयार किया। फिर वो अपने पति के आने के प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी, परंतु उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। घर में वह अकेली थी। उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई गैर आदमी आकर उसके साथ दुराचार ना करने लगे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु उसका इंतजार खत्म हुआ और जल्दी ही उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के हालत बिल्कुल बदल चुके हैं। यह देखकर वे सब बहुत खुश हुए। परंतु जब चंद्र की निगाह चूल्हे की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? बहू ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा।
और हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बहू, तेरी मर्जी। और फिर चंद्र ने जौ के वे दाने जो हर रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतने ही जौ देता है? हाँ बेटी, चंदन ने बताया, राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी, फिर बोली, तुम सब लोग दब्बू हो। राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। कल तुम उनसे कहना कि वह इससे 3 गुना जौ देगा तो ही हम काम करेंगे। उनको जरूरत होगी तो तुम लोगों से काम कराएंगे। और सुनो, तुम डरना मत। नंद किशोर ने कहा, भाग्यवान तुम नहीं जानती, राजा हमारी बात सुनकर हमारी जुबान कटवा देंगे। बहू ने कहा, तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपना हक उनसे मांग रहे हो। और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो, राजा से कल तुम यह बात कहना तो राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब चंद्र ने बहू को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। और फिर अगले रोज पूरा दिन काम करने के बाद राजा से उन्होंने 3 गुना जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद न किया और उन्हें 3 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। वे अपने घर वापस आए। बहू ने देखा जौ की मात्रा कल से 3 गुना अधिक है, तो उसने पूछा, राजा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? चंद्र बोला, नहीं बहू, उन्होंने चुपचाप हमें 3 गुना जौ दे दिए। बहू जौ लेकर पिछले दिन की तरह बुजुर्ग चाची के घर गई और उन्हें पीट लाई। फिर उसने रोटी और सब्जी बनाकर खाना परोसा। खाना खाकर सबने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की, कहा कि भाभी होशियार है, वे अक्ल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वे आधे जौ बचाकर रख देती थी। 1 महीना उसने यही किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो, आज तुम राजा से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता, वे जौ की मात्रा और अधिक कर दे। शाम को काम निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और अपना प्रस्ताव रखा, तो राजा ने बिना किसी संकोच के जौ की मात्रा फिर 3 गुना कर दी। वे सब जौ लेकर घर आए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा, बापूजी, तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे, फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर चंद्र ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। बहू ने जवाब दिया, मैंने काफी अनाज बचा बचा कर एकत्र कर लिया है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात चंद्र की समझ में आ गई। दूसरे दिन चंद्र ने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चलने लगी। दुकान चलती देख चंद्र तथा उसके बेटों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह घर के लिए भी कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, तुम रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो, तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिला करे उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात को गांठ बांध लिया और अगले ही दिन वह रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को घर ले आता था। रास्ते में यदि उसे कागज भी मिल जाता तो वह उसे भी ले आता था और बहू उन सब चीजों को घर के कोने में जमा करती रहती थी। चंद्र रोजाना कुछ न कुछ लेकर घर में घुसता था, किंतु आज उसे रास्ते भर कुछ ऐसे वस्तु ना दिखाई दी जिसे उठाकर वह अपने घर ले जा सके। वो एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर गई। वो झटपट उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि वह उस मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाए। यदि वो घर में कुछ भी लेकर नहीं गया तो उसके बेटे की बहू कहीं नाराज न हो जाए। तब चंद्र ने एक लकड़ी पर उस सांप को उठा लिया और उसे ही अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वो चिल्लाकर बोली, अरे ये क्या उठा ले आए पिताजी? फिर कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले ही आए हैं तो छत पर फेंक दो। चंद्र ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। ये संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार को छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वो सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने गई तो हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई, एक चील रानी का नोलखा हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब यह बात बहू को पता चली
तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों के जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक मिला नहीं था। अगले दिन राजा ने फिर से नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूमात हो तो वह तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताए। यह ऐलान नंद किशोर की बहू ने सुना। फिर जब शाम को उसके पति, ससुर और देवर सब घर में आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार कोई चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई चाल है? बहू की बात सुनकर चंद्र ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है। हम उसे जानते हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे। हार सचमुच में चील लेकर उड़ गई है। फिर राजा को उसके ज्योतिषी ने बताया है कि हार किसी की छत पर है। बहू ने कहा, नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम? चंद्र ने उत्सुकता से पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। आप मेरी बात मानो, राजा के दरबार में झूठ मूठ की पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसी ही सूचना राजा को दे दो। बहू, तुम क्या कहती हो? अगर वहाँ कोई हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़वा देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चंद्र डर कर पीछे हटा। पिताजी, मैं जो कुछ बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप वैसा ही करें जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर चंद्र ने बहू की बात मान ली और एक कागजों की पोथी लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में फेंक आई। चंद्र की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े में हार खोजने का आदेश दिया। जल्द ही सिपाहियों को हार मिल गया। हार को दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा चंद्र की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, चंद्र, हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरे तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। चंद्र राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने उसे घर पर भेज दिया। वह घर आकर बहू से परामर्श करने लगा। बहू बोली, ये कौन सी बड़ी बात है पिताजी? तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के घर में दिया न जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात चंद्र की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वो सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा करके इसे क्या मिलेगा? वह कहने लगा, बेटी, तेरी मति तो नहीं मारी गई। ऐसी उल्टी सीधी बातें मैं राजा के साथ कैसे कर सकता हूँ? वह तो गुस्से में भरकर मुझे पागल खाने में डलवा देंगे। बहू ने कहा, आप घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो? वह आपको कुछ नहीं कहेंगे पिताजी। जाओ, जैसा मैंने कहा आप वैसा ही कहना। फिर चंद्र इतना सा मुंह लेकर दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उससे पूछा, कहो चंद्र, क्या मशवरा करके आए हो? सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया हूँ वह सब आपके सामने बता देता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दे दिया। फिर चंद्र ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूल कर भी अपने घर में दिया न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा। चंद्र की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चंद्र। सारे नगर में अंधेरा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम यह मूर्खतापूर्ण बातें रहने दो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर चंद्र भी अपनी बात से टस से मस न हुआ। उसने जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवाय आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा महाराज। और फिर राजा को चंद्र की बात माननी पड़ी। उसने उसे जो वचन दिया था उसे वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने नगर में ऐलान करवा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा के इस आदेश से सारे नगर में मानो भूचाल आ गया। लोग राजा और चंद्र को कोसने लगे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा हुआ नहीं था
यह तो सरासर राजा की ज्यादती है। लेकिन उनकी बातें वहां सुनने वाला कौन था? और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंद्र के घर में घी का दीपक प्रकाशमान था। दिवाली का दिन भी आ गया। माता लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। पूरे नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आई हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली का त्योहार है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जलाया, आखिर क्या बात है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती है। वे उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें चंद्र के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहां अपना आसन लगाकर बैठ गई। घर में सब लोग सो चुके थे। केवल नंद किशोर की बहू नींद न आने के कारण ऊँग रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई थी और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान घर देखकर दंग रह गई। कोठी सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। यह देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर चंद्र के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान घर में देखकर हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारी दरिद्रता के दिन दूर हुए। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिवाली के त्योहार पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारे नगर में अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर चंद्र की समझ में आ गया कि उसकी बहू ने क्यों राजा से यह बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने का कहा, मगर चंद्र ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अब हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप उनसे जाकर कहें कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था क्योंकि प्रकाश होने से भारी आपदा आने का योग था। अतः अंधकार के कारण विपदा टल गई। बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर चंद्र दरबार में उपस्थित हुआ और बहू द्वारा कहे गए वाक्य को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में प्रसन्न हो गया और चंद्र को राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा उनके दिन प्रसन्नता से बीतने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा है, लेकिन यदि वे सब के सब बुद्धिहीन हो तो इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। यदि परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान है तो अपने पूरे परिवार की नाव को खींच कर ले जा सकता है, जिस प्रकार चंद्र के बेटे की बहू ने उसके घर की काया ही पलट दी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।